एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट द गिलियन-बर्ग सिंड्रोम। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। लेट वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन। गिलियन-बर्ग सिंड्रोम क्या है? इसको हम लैंडराइज पैरालिसिस भी बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो स्वान सेल्स होती है उसकी जो नर्व की जो माइलिन शीट होती है उन पे अटैक उनको डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। माइलिन शीट को मतलब उसको क्या करती है, डीमाइलिनेशन स्टार्ट कर देती है। ये एक्यूट प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिमाइलेशन करती है। बहुत सारे जितने भी पेरिफेरल में सेंसरी नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स है, नर्व रूट्स है, इन सबको क्या करती है, डैमेज करना, इनकी सबको जो माइलिन सीट है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। इसमें क्या होता है, कुछ क्लासिकल साइन शो करते हैं, मतलब असेंडिंग वीकनेस दिखाई देगी आपको, डिस्काइनेसिस जिसको बोलते हैं, काइनेसिस। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा हाइपर रिफ्लेक्सिया। हाइपर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो रिफ्लेक्सेस है वो या तो बहुत नॉर्मल हो जाएंगे या फिर क्या होंगे, बिल्कुल एब्सेंट हो जाएंगे। बाकी हमारा पैरालिसिस मतलब कि नमनेस दिखाई देगा। अब आते इसके टाइप्स पे, तो जो टाइप्स हैं वो है एक्यूट माइलिनिंग पैटर्न, सेकंड है एक्यूट मोटर एक्सोन पैटर्न, थर्ड है फिशर सिंड्रोम। ठीक, इसके बाद हमारा आता है इटियोलॉजिकल फैक्टर। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है कि जो भी वायरस है कोई पोस्ट इन्फेक्शन ट्रिगर कर देता है किसको, हमारे डिजीज़ को। जैसे कि कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ था पहले, या फिर क्या हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, ट्रिगर कर देती है। नेक्स्ट हमारा आता है या फिर क्या हुआ, रिसेंट इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन हुआ है तो ये भी ट्रिगर कर देता है। बाकी कोई पोस्ट क्या हुआ है, सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून क्या होता है, मॉड्यूलेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कोई ट्रॉमा या फिर कोई इंजरी हुई है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, मतलब जो हमारी इम्यून सिस्टम की जो इम्यून सिस्टम्स है बॉडी का, वो क्या करता है, अपनी ही सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर देता है बाय मिस्टेकली। नेक्स्ट है अदर फैक्टर्स में हमारा मैलिग्नेंसी हो सकता है, प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम पीरियड, ये सारी चीज़ें क्या करती है, अफेक्ट करती हैं। बाकी अब हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले क्या आता है, ड्यू टू टिलॉजिकल फैक्टर, मतलब जितनी भी अपने टिलॉजिकल फैक्टर पढ़ी इनमें से कोई भी टिलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाएगा। ठीक है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाएगा, मतलब कि अपनी ही बॉडी के खिलाफ, अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। अब क्या करेगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उन एंटीबॉडीज़ को नर्वस पेरिफेरल नर्व सेल्स को के पे अटैक करेगा। ठीक है, जब पेरिफेरल नर्वस पे अटैक करेगा, नर्व्स पे, तो क्या होगा, जो माइलिन सीट थी वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब जो नर्व फाइबर्स थे उनका डीमाइलिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। कौन सी नर्व्स का, जो कि हमारे पेरिफेरल में स्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनकी नर्व्स का। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अब जब नर्व ही डैमेज हो गई, नर्व की माइलिन सीट डैमेज होगी, तो क्या होगा, जो हमारा नर्व इम्पल्सेस है, नर्व कंडक्शन है, वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या आएगा, मसल्स वीकनेस होगी और पैरालिसिस जैसे स्टेट आ जाएगी, या फिर हो सकता है रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होती है तो, या फिर ऑटोनॉमिक डिसफंक्शंस हो जाएगा। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। तो प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस थी, इसमें क्या दिखाई देती है, असेंडिंग वीकनेस दिखाई देती है। ठीक है, मतलब जो हमारी लोअर पेरिफेरल से स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है। पैरानेस्थीसिया दिखाई देगा। बाकी लो और डीप टोन रिफ्लेक्सेस दिखाई देंगे, पेन दिखाई देगा जिसको हम न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्रेनियल नर्व अगर इन्वॉल्व होगी तो क्या होगा, फेशियल वीकनेस होगा, डिफ़िकल्टी होगी स्वेलिंग करने में, डिफ़िकल्टी होगी स्पीक करने में। अगर हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगा, या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है किसी किसी सीवियर केसेस में। बाकी हमारा ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन में हमारा जो बीपी है वो फ्लक्चुएट करेगा, एबनॉर्मल हार्ट रेट आएगा, यूरिन रिटेंशन होगा, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे। साथ ही साथ फेस डिप्लेजिया। फेस डिप्लेजिया में क्या होता है, बायलेटरल फेस मसल्स वीकनेस होगा, क्योंकि क्या होती है, हमारी जो सेवन्थ क्रेनियल नर्व है वो इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से डिफिकल्टी होगी वॉक और वॉकिंग में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में सबसे पहले आता है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में हम पेशेंट की जो है हिस्ट्री लेंगे कि जो पेशेंट है उसे कोई प्रीवियसली इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था रिलेटेड टू ब्रेन, है ना, ब्रेन इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, या फिर क्या होता है कि कोई इंजरी तो नहीं हुई थी, या फिर कोई ट्रॉमा तो नहीं होता। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम सारे साइन एंड सिम्टम्स को असेस करते हैं। मेनली हम क्या करते हैं, जो असेंडिंग वीकनेस है उसको असेस करते हैं, हेड टू एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नर्व कंडक्शन स्टडीज़। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ में
हम स्पीड और वो देखते हैं कि जो हमारी स्ट्रेंथ है नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट होने की इन पैराफेरल नर्व्स में, वो देखते हैं कि जो हमारी स्पीड है और स्ट्रेंथ है हमारी नर्व कंडक्शन की। बाकी हमारा CSF एग्जामिनेशन, CSF एग्जामिनेशन हम एग्जामिन करते हैं कि एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में। इसमें हम क्या कहते हैं, लंबर पंचर करते हैं और हम CSF कलेक्ट करते हैं। इसमें हमें क्या मिलता है, प्रोटीन लेवल इंक्रीज दिखाई देता है। इसका मतलब कि ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है EMG, मतलब इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ मसल्स देखते हैं, जो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, कंट्रोल करती हैं हमारी मसल्स की एक्टिविटीज़, हम उसी की एक्टिविटीज़ को असिस करते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी में। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमारा हार्ट से रिलेटेड है, तो हम इसमें क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब जो हमारा हार्ट है वो कंट्रोल होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, और जो हमारा GBS डिजीज़ है, डिस सिंड्रोम है, ये क्या करता है हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। तो इस वजह से क्या होगा, जो हमारा हार्ट है उसके ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए हम उसकी एक्टिविटी भी चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या करते हैं कि जो हमारा GBS है वो क्या कर सकता है, वो हमारे जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उन पे अफेक्ट कर सकता है, तो इसलिए हम ये भी करते हैं। बाकी हम देखते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट है सबसे पहले है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में हम इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, और ये हम क्या देंगे, जो हमारी डैमेज एंटीबॉडीज़ हैं उनको ब्लॉक कर देगा। बाकी हम प्लाज्मा पैरासिस देंगे। इसमें हम क्या करते हैं, जो हार्मफुल एंटीबॉडीज़ है उसे ब्लड से रिमूव करते हैं, और ये जो है हम एक बारी में नहीं 4 से 6 सेशंस में कंप्लीट करते हैं। बाकी हमारा सपोर्टेड केयर में रेस्पिरेटरी सपोर्ट करेंगे, न्यूट्रिशन सपोर्ट करेंगे, और पेन मैनेजमेंट के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे। बाकी हम कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करेंगे, और नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें हम जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है उसको असेस करेंगे, मसल स्ट्रेंथ को रेगुलेट करेंगे, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, मोबिलाइजेशन में इंगेज करेंगे पेशेंट को। बाकी हम रिहैबिलिटेशंस करते हैं। रिहैबिलिटेशंस में क्या होता है, हमारा फिजिकल थेरेपी होती है, मतलब जो पेशेंट की जो मसल्स स्ट्रेंथ थी, कोऑर्डिनेशन था, उसे रिगेन कराने में हेल्प करते हैं। ऑक्यूपेशन में जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ हैं, लिविंग एक्टिविटीज़ है, उनको इम्प्रूव कराने में हेल्प करते हैं। स्पीच थेरेपी में अगर उसको डिफ़िकल्टी होती है स्पीकिंग में, स्वेलोइंग में, तो हम क्या करेंगे, उसको इम्प्रूव कराने में हेल्प करेंगे। तो ये था ओवरऑल नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।